अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? आप सब ठीक होंगे। आज हम सेकेंड ईयर के फिजिक्स चैप्टर 14 का टॉपिक देखेंगे, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस होती क्या है, इसकी डेली लाइफ एप्लीकेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की तरफ चल रहा है। कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन में हमने क्या पढ़ा था, द ऑसिलेटर कैन नॉट मेंटेन इट्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी for a long vibration duration due to resistive forces and the amplitude of the oscillation decreases with the time। अच्छा, हम लोगों ने इससे प्रीवियस टॉपिक में डैम्पिंग पढ़ी थी। जैसे ये हमने एग्जांपल ली थी झूले की, कि अगर एक बच्ची झूला झूल रही है ना, तो स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल वो यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ठीक है, उसकी एम्पलीट्यूड ये है, मतलब पीछे ये उसकी मेन पोजीशन थी रेस्ट। जब झूला झूल रही है तो वो आगे इतना जाएगी, पीछे भी इतना जाएगी। लेकिन अगर वो मतलब नॉर्मल हालत में झूला झूलती रहे तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वाइब्रेशन जो है वो कम होती 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 बिल्कुल क्या होती जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ना एयर में पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो जब वो झूला आगे जा रहा होता है, कुछ ना कुछ इन पार्टिकल्स के अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स भी हो रही होगी, तो एनर्जी उसकी कम होती होती हमारे पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसको हम लोगों ने ड्रॉ कैसे किया था, हमने किस तरह से ड्रॉ किया था कि स्टार्टिंग में उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता होता हमारे पास क्या हो जाता है, कम होता जाता है। इसकी एग्जांपल हमने ना पेंडुलम के साथ रिलेट करवाई थी कि अगर मैं इस तरह से एक पेंडुलम ले लूँ, स्टार्टिंग में अगर मैं इस पेंडुलम को उठा के बच्चे यहाँ पे ले जाती हूँ, मतलब यहाँ तक ले जाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे ले जाके मैं छोड़ देती हूँ, तो वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा यहाँ से यहाँ तक और फिर वापस आएगा यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ पे मैं मीडियम कंसीडर कर लेती हूँ, एयर को इसके पार्टिकल्स ले लेती हूँ, तो बच्चे यहाँ से वापस आते हुए इन पार्टिकल्स का साथ टकराएगा, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस करेगा, तो इसका जो पहले की निस्बत एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, फिर वो टकराएगा, फिर पहले की निस्बत कम हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड कम होता 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 हमारे पास क्या होता रहेगा, बिल्कुल हमारे पास जीरो हो जाएगा। ये डैम्पिंग में हमने पढ़ा था। और डैम्पिंग में हम कहते हैं इस तरह से हमारे पास एम्पलीट्यूड जो होता है ना वो चेंज हो जाता है, वो सेम नहीं रहता। सेम का मतलब है एम्पलीट्यूड जितना पहले है उतना ही वो बाद में रहे, मतलब वाइब्रेशंस अगर इस तरह से है तो वो उसी तरह से चलती रही, चेंज ना आए, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास डैम्पिंग होती है, अगर रियल लाइफ एग्जांपल है तो हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। अब हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या होती है, बेसिकली फ्रिक्वेंसी होती है एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन है। ऑसिलेशन का मतलब है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वही पेंड हो जाए। तो ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर ये दूसरी ऑसिलेशन है, फिर ये तीसरी ऑसिलेशन है, ठीक है। तो एक ऑसिलेशन मतलब हमारे पास फ्रिक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन है। अगर एक सेकंड में 2 ऑसिलेशन है, इसका मतलब है उसकी फ्रिक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। अगर 3 ऑसिलेशन है तो इसका मतलब है 3 हर्ट्ज है। तो फ्रिक्वेंसी बेसिकली होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड इसका क्या हो रहा होता है, चेंज होता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता डैम्पिंग उसकी खत्म हो जाएगी, मतलब डैम्पिंग हो जाएगी, उसकी ऑसिलेशन खत्म हो जाएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि डैम्पिंग में हमने पढ़ा था कि एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होता जाता है, डिक्रीजेज हो जाता है। व्हेन वी कैन मेंटेन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड बाय अप्लाइंग अ पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स। कहते हैं हम लोग जो उसका एम्पलीट्यूड है उसको कांस्टेंट भी रख सकते हैं। कैसे? अगर हम बाहर से मुसलसल उसको एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई करते रहे। जैसे ये बच्चे की एग्जाम्पल है, अगर ये तो खुद झूला झूल रही होगी तो स्टार्टिंग में इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ऐसा ऐसा कम होता होता जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल इसके पीछे कोई पर्सन खड़ा है जो इसको झूला झुला रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पर्सन खड़ा है जो उसको पुश कर रहा है, अब ये क्या होगा कि हमारे पास ये झूला आगे जाएगा, जब वो वापस आएगा तो यहाँ पे जो पर्सन है उसको पुश करेगा, फिर वो उतनी स्पीड के साथ आगे जाएगा, फिर वो वापस आएगा तो पर्सन दोबारा उसको पुश करेगा। तो बार बार वो बाहर पीछे वाला जो पर्सन है ना उसको बाहर से फोर्स दे रहा है। तो हम कह रहे हैं ड्राइविंग फोर्स दे रहा है, मतलब लाइक हमारे पास लाइक ये यहाँ पे देखें, ये एग्जांपल भी दी हुई है कि ये बच्ची जो है वो झूला झूल रही है तो उसके कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होगी। अगर पीछे से पर्सन उसको बार बार पुश कर रहा है तो इसकी भी कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होगी। तो ये इनपुट फ्रिक्वेंसी दे रहा है, ठीक है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी अगर बाहर वाली ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो हम कहेंगे कि वहाँ पे रेजोनेंस होगी। और रेजोनेंस का मतलब है उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है। तो वो जो बाहर से आप एक्सटर्नल फोर्स दे रहे होते हैं हम इसको ड्राइविंग फोर्स भी बोलते हैं। तो ड्राइविंग फोर्स की डेफिनेशन भी हो सकती है कि हमारे पास जो आप कॉन्टीन्यूसली बाहर से फोर्स दे रहे होते हैं टू मेंटेन द एम्पलीट्यूड, दैट फोर्स इज कॉल्ड द ड्राइविंग फोर्स। व्हेन द ऑसिलेटिंग बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ पीरियोडिक ड्राइविंग फोर्स, जब बार बार आप बाहर से फ्रिक्वेंसी फोर्स लगा रहे होते हैं, देन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टू बी फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन का हमने मतलब बताया था कि जिसमें आप बाहर से मुसलसल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये पर्सन जो है वो बार बार उसको पुश करेगा, वो आगे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ये उसको
उसको पुश करेगा, फिर वो जाएगा, फिर वो उसको पुश करेगा। तो ये हमारे पास क्या फोर्स्ड ऑसिलेशन है, ठीक है। एंड इट्स फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड द ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी, और वो मुसलसल जो हमारे पास उसका झूला जो है वो आगे पीछे हो रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी है। तो इसका मतलब है हमारे पास उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, वो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन भी बन रही हैं। फोर्स ऑसिलेशन क्या होती है कि जिसमें आप मुसलसल जो है ना फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, उस ऑसिलेशन को फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं। और जो फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी, ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी होगी। द वाइब्रेशन ऑफ द व्हीकल कास्ड बाय द रनिंग ऑफ इंजन इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन में एक और एग्जांपल है जिसमें जो इंजन होता है वो वाइब्रेट कर रहा होता है। लाइक ये हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास कोई रफ रोड होती है ना, जब वहाँ पे व्हील हमारे पास मूव कर रहा होता है तो गाड़ी ऊपर नीचे हो रही होती है। अब ये जो गाड़ी की वाइब्रेशन है ना, इसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है बच्चे, इसको इंजन कंट्रोल कर रहा होता है। उसकी वजह से जो गाड़ी जो है ना उसको मुसलसल जो है फोर्स मिल रही होती है, ठीक है। तो वो भी एक एग्जांपल है किसकी, फोर्स्ड ऑसिलेशन की। इसके अलावा कहते हैं द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन डिपेंड अपॉन द रिलेशन बिटवीन द ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी एंड द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द बॉडी। जैसे मैंने आपसे यहाँ पे एग्जांपल दी थी कि आपके पास जो है ये जा रहा है झूला, बच्ची झूल रही है, वो आगे जाता है फिर वापस आता है, फिर वो उसको फोर्स लगाता है, फिर वो जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वो उसको फोर्स लगाएगा। तो ये जो इसके आने जाने वाली फ्रिक्वेंसी है, कितने टाइम बाद वापस आया उसी टाइम पे ये उसके ऊपर फोर्स लगाए, फिर वो जाए, फिर वो वापस आए, फिर वो फोर्स लगाए। तो जब इनकी फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है बेटी, ये भी बार बार कुछ टाइम के बाद जो है ना इसको धक्का दे रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो कुछ इंटरवल के बाद वो अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी भी फ्रिक्वेंसी है और ये आके वापस आता है, फिर इसकी भी मुसलसल जो है वाइब्रेशन हो रही है, तो इसकी भी फ्रिक्वेंसी है। तो जब इसकी फ्रिक्वेंसी जो कुछ टाइम इंटरवल, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो फोर्स अप्लाई करता है और ये जो फिक्स टाइम के बाद दोबारा से इस वापस आती है, तो जब दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है तो वहाँ पे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो वो इसी चीज़ को कह रहे हैं। इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग force is same as in natural frequency of the oscillating body, then the amplitude of the vibration is very much increased। मुझे रिपीट कर देती हूँ, मैंने उसी चीज़ को बताया है कि यहाँ पे एक जो पर्सन है अगर वो पुश लगा रहा है मतलब उसको फोर्स लगा रहा है, तो वो रेगुलर इंटरवल मतलब फिक्स इंटरवल फिक्स टाइम के बाद बार वो अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये अगर ऑसिलेशन है हमारे पास, ऑसिलेशन में हम कहते हैं रिपीटेशन हो रही है। जैसे मैंने पेंडुलम की एग्जांपल ली, मैंने कहा कि आप इसको उठा के यहाँ पे ले जाते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, या यहाँ से मोशन अपनी स्टार्ट करता है, ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट करता है, जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर कुछ टाइम बाद वो दोबारा से अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। तो हम कहते हैं ऑसिलेशन में क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो अपनी मोशन को रिपीट करे, ठीक है। ये हमारे पास आई मोशन एक, कुछ टाइम बाद वो दोबारा से वहीं से स्टार्ट करता है, फिर ये, तो जो रिपीटिशन होती है ना कुछ टाइम बाद, उसी को हम लोग ऑसिलेशन कहते हैं। तो उसकी कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होती है। अब यहाँ पे पर्सन देखें, ये पुश करता है, फोर्स लगाता है, तो कुछ टाइम बाद फिर वो फोर्स लगाता है, फिर कुछ टाइम बाद फोर्स लगाता है, तो ये उसकी फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। कुछ इंटरवल बाद वो मुसलसल फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, तो हमारे पास रेगुलर इंटरवल्स के बाद फोर्स अप्लाई करता है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी है, तो इसको हम कहते हैं इसकी ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी है। अभी बच्ची जा रही है, इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, ये वापस आती है, फिर वो उसी मोशन को कंटिन्यू करती है, फिर वो मोशन को कंटिन्यू करती है, तो इस बच्ची की टू एंड फ्रो मोशन की भी फ्रिक्वेंसी है। तो जब इसकी टू एंड फ्रो मोशन की फ्रिक्वेंसी और ये जो हमारे पास इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है, तब इसके पास एम्पलीट्यूड ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी, उसका एम्पलीट्यूड उस टाइम पे लिए थोड़ा सा मजीद बढ़ जाएगा। तो हम कहते हैं वहाँ पे एनर्जी जो है मैक्सिमम होती है और एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस का। तो ये रेजोनेंस की डेफिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए रेजोनेंस की डेफिनेशन, तो वो यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे, ठीक है। वैसे वो डिटेल में बता रहा है कि हमारे पास क्या होगा। इट आल्सो अकर व्हेन द अप्लाइड फोर्स एट फ्रिक्वेंसी एज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द नेचुरल फ्रिक्वेंसी। अच्छा, कहते हैं एक तो फ्रिक्वेंसी का मैच कर जाना होता है, या फिर अगर उसका मल्टीपल है, मतलब उसका 2 गुना आप बार बार उसको फोर्स पुश कर रहे हो, ज़्यादा स्पीड के साथ पुश कर रहे हो, तो वो भी हमारे पास क्या होगी, उसकी रेजोनेंस में कंसीडर की जाएगी, ठीक। आगे हमारे पास आ जाते हैं, कहते हैं इसको एग्जामिन कहाँ पे किया जा सकता है कि फ्रिक्वेंसी मैच करे तो एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो कहते हैं रेजोनेंस को ऑब्जर्व करने के लिए ना हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम लोगों ने क्या करना है कि एक यहाँ पे एक थ्रेड ले लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ना हमने डिफरेंट लेंथ के ना पेंडुलम लगा दिए हुए हैं, ठीक है। ये पेंडुलम मैंने आपसे कहा था एक धागा होता है, उसके साथ एक छोटा सा मैश होता है जिसको बो बोलते हैं। अगर इसको मैं बांध देती हूँ तो इसको पेंडुलम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डिफरेंट पेंडुलम्स ले लिए हैं, एक पेंडुलम पी है, एक ए है और एक बी है। इन सब की लेंथ जो है ना वो सेम है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास पेंडुलम सी और डी है। हम लोगों ने पेंडुलम की फ्रिक्वेंसी का फार्मूला देखा था, ये हमने इस टॉपिक में ना मुझे पेंडुलम देखा था। पेंडुलम के लिए हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी का फार्मूला ड्राइव किया था। मैं यहाँ पे ड्राइव नहीं करी, जस्ट आपको फार्मूला दिखा रही हूँ। तो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला ये था, मतलब ये सॉरी टाइम पीरियड का था। फ्रिक्वेंसी का फार्मूला ये था। फ्रिक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। जिनकी लेंथ सेम होगी इसका मतलब है उसकी फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस उनकी सेम होंगी।
तो मतलब क्या है कि अगर ये मेरे पास ए और बी इन सब की लेंथ सेम है तो इसका मतलब इन सब की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी, इनके डिफरेंट है। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं हमने डिफरेंट पेंडुलम्स लगा दिए हैं, ए बी और पी की जो लेंथ है वो सेम है, सी और डी की डिफरेंट है, वो लेंथ क्या है, L2 है, ठीक है। अब ये सारे पेंडुलम्स को हमने इस हॉरिजॉन्टल थ्रेड के साथ जो है ना वो हैंग कर दिया। अब कहते हैं आपने एक पेंडुलम लगाया था पी, जिसकी जो लेंथ होगी वो ए और बी के इक्वल होगी, मतलब जितनी इन दोनों की लेंथ है उतनी हमारे पास क्या होगी, इसकी लेंथ होगी। अब कहते हैं आप पेंडुलम पी को जो ना वाइब्रेट करवाना शुरू करें, मतलब इसको प्लग करें, आगे की तरफ लेके जाएंगे, वापस जाएगा तो हमारे पास ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। कहते हैं जब ये वाइब्रेट करेगा, इसकी लेंथ जितनी उतनी ए बी की है, तो कहते हैं जब ये वाइब्रेट करेगा तो इनको एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि सबकी लेंथ सेम है, तो इसका मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी भी उतनी चाहिए, उतनी इसकी भी उतनी होगी। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जब इसको वाइब्रेट करवाते हैं, जो पेंडुलम ए और बी है उनको फोर्स मिलेगी और वो भी क्या होंगे, वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबकी फ्रिक्वेंसी सेम है, तो हमारे पास वहाँ पे रेजोनेंस का फिनोमिना होगा, और रेजोनेंस फिनोमिना ये होगा कि हमारे पास लाइक उनकी जो इनकी फ्रिक्वेंसी और इसकी फ्रिक्वेंसी सेम होगी, मतलब ये ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी है, आपने इसको डिस्टर्ब करवाया तो ये फ्रिक्वेंसी है। इनकी अपनी लेंथ की वजह से फ्रिक्वेंसी होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी और इनकी फ्रिक्वेंसी मैच कर जाएगी, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एट द टाइम द पेंडुलम सी एंड डी हुज नेचुरल फ्रिक्वेंसी आर डिफरेंट, क्योंकि इनकी लेंथ से डिफरेंट है तो बच्चे इनकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी वो डिफरेंट होगी, तो इनको इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी लेंथ डिफरेंट है। जब ये मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी इनके साथ मैच करेगी, तो इनकी वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। और इनके साथ मैच नहीं करेगी तो इनको इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं मिलेगी, या वो मूव नहीं करेंगे। कहते हैं अगर आप पेंडुलम मतलब यहाँ तक अगर सिर्फ देखें, तो हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट अगर आपको मैं शो करवाऊँ तो ये ना, ये देखिए एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमारे पास क्या हुआ है कि हमने पेंडुलम्स डिफरेंट लेंथ के लगा रही हैं। अब ये वाले जो दो है ना हमारे पास पेंडुलम, इनके लेंथ सेम है, तो मैं एक पेंडुलम को डिस्टर्ब करवाऊंगी। तो ये देखें इस पेंडुलम को हमने डिस्टर्ब करवाया, मतलब इसको हमने ड्राइविंग फोर्स दी है, ठीक है। तो इसकी कुछ ना कुछ नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी है, तो ये फ्रिक्वेंसी इसकी लेंथ के साथ मैच कर रही है, तो ये भी हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। अब जो दूसरे डिफरेंट लेंथ्स के हैं उनके ऊपर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं आएगा, तो जैसे जैसे वाइब्रेट करता जाएगा ये जो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी है वो इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज कहते हैं फर्स्ट करें, अगर ये जो पेंडुलम है इसकी लेंथ में इन दोनों की इक्वल ना लेती, बल्कि हमारे पास सी और डी की इक्वल अगर मैं इसकी लेंथ मतलब यहाँ तक ले लेती, फिर क्या होता, फिर हमारे पास क्या होता बच्चे, अगर मैं इसको फिर वाइब्रेट करवाती ना, फिर क्या होना था, इसकी फ्रिक्वेंसी ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी है वो इनकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी की इक्वल हो जानी थी, तो ये दो मूव करने थे, फिर ये दो मूव नहीं करने थे, ठीक है। तो जहाँ पे फ्रिक्वेंसी मैच करेगी, ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करेगी, वहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कहते हैं इसको यूज़ कहाँ पे किया जाता है, कहते हैं इसको माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब हमारे पास अगर कोई खाना वगैरह गर्म करना है ना तो वहाँ पे इसको यूटिलाइज किया जाता है। किस तरह से उसकी वर्किंग होती है वो देखते हैं। कहते हैं माइक्रोवेव में जब आपने खाना गर्म करते हैं ना, मुझे कोई भी खाना अगर आप गर्म करते हैं ना तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ज़रूर होते हैं, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव भी कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे खाने को रखते हैं ना बच्चे, इसका मतलब है इसके अंदर खाने को रखते हैं, माइक्रोवेव का मतलब है इसमें वेव्स मूव कर रही होती हैं, माइक्रोवेव्स जो माइक्रोवेव्स होती है ना वो इसमें मूव कर रही होती हैं। अब कोई भी वेव जा रही है तो बच्चे उसकी कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी तो ज़रूर होगी। इन फ्रिक्वेंसी की वेव्स की फ्रिक्वेंसी जब मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल मोशन के फ्रिक्वेंसी, मतलब वो भी ऊपर नीचे मूव कर रहे होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी मूव कर रहे होते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी भी होती है। जब इनकी फ्रिक्वेंसी उन पानी के मॉलिक्यूल्स की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है ना, तो हमारे पास क्या होता है, वो ज़्यादा वाइब्रेशन के साथ मूव करना शुरू हो जाता है, मतलब उनमें एनर्जी ज़्यादा आ जाती है, तो खाना हमारे पास क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि उनकी स्पीड पहले कम होती है, एनर्जी उनकी स्पीड कह लें कि वाइब्रेशन कम होती है, लेकिन माइक्रोवेव जब पास ऑन करती है, जब इसकी फ्रिक्वेंसी और इनकी जो ऊपर नीचे मूव करने की फ्रिक्वेंसी वो मैच कर जाएगी, तो वहां पे एम्पलीट्यूड इनका ज्यादा हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो वो ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ मूव करना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है उनकी एनर्जी बढ़ गई, जिसकी वजह से खाना गर्म हो जाता है। तो वो इसी चीज को एक्सप्लेन दैट अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस इज हीटिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड efficiently and evenly by microwave oven, ठीक है। The wave produced in this type of have a wavelength of 12 सेंटीमीटर। वेवलेंथ का मतलब होता है बच्चे हमारे पास जो दो क्रस्ट के दरमियान का फासला होता है ना उसको भी वेवलेंथ बोलते हैं, या फिर जो दो ट्रफ के दरमियान का फासला होता है उसको भी वेवलेंथ बोलते हैं। तो कहते हैं ये कितना होता है, ये 12 सेंटीमीटर होता है। एंड फ्रिक्वेंसी 2450 मेगा हर्ट्स होती है। मेगा की वैल्यू जो होती है वो 10⁻6 होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, मतलब इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब एक सेकंड में इतनी ज़्यादा ऑसिलेशन जो है वो मूव कर रही होती है। एट दिस फ्रिक्वेंसी द वेव्स आर अब्सॉर्ब ड्यू टू रेजोनेंस
caused by water molecules and fat molecules in the food heating up and so that the food is cooked। वही बात करें, जब ये मूव करते हैं, जब इनकी फ्रिक्वेंसी जो होती है पानी के मॉलिक्यूल्स की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है तो हमारे पास उनकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है पानी के मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब उसको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल जाती है और वो गर्म हो जाता है। ठीक है, फूड कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, वो उसी चीज़ को बता रहे हैं कि फूड किस तरह से कुक होती है। कोई भी फूड होगा उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, और जब वो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे तो उसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। दी प्लास्टिक एंड ग्लास कंटेनर डू नॉट हीट अप सिंस दे डू नॉट कंटेन एनी वाटर मॉलिक्यूल्स। कहते हैं आप लोगों को प्लास्टिक या ग्लास में नहीं रखना चाहिए। आप लोग जो है ना उसको बेसिकली खाना होगा तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो गर्म हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इसमें से ना इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं। और अगर फूड के अंदर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई भी फूड हो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जो हमारे पास क्या होंगे, वो भी उनकी ऑसिलेशन जो है वो स्पीड अप हो जाएगी। वो ज़्यादा स्पीड के साथ जो है ना ऑसिलेट करना शुरू हो जाएंगे, मूव करना शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ पे खाना जो होता है वो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। दूसरा हमारे पास आ जाता है रेडियो ट्यूनिंग। मतलब आपके पास एक रेडियो सेट है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसके नोब घुमा रहे होते हैं, यहाँ पे नोब्स लगे होते हैं जिसको हम लोग ना घुमा के सेट करने की ट्राई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने चैनल 101 सुनना है, 102 सुनना है, तो वो उसके साथ हम उसको सेट कर रहे होते हैं। अब किस तरह से हम लोग रेडियो सुनते हैं बच्चे, हमारे पास जो रेडियो स्टेशन होता है, जैसे हमारे पास कोई एंटीना वगैरह हो गया, अगर ये रेडियो स्टेशन है तो इसका मतलब है यहाँ से ना रेडियो वेव्स एमिट हो रही होती हैं। ठीक है, जो हमारे पास कहीं पे भी रेडियो स्टेशन होता है, जैसे डिफरेंट रेडियो स्टेशन होते हैं, तो हर रेडियो, जैसे ये 101 का रेडियो स्टेशन है, ये मेरे पास 102 का रेडियो स्टेशन है। ये रेडियो स्टेशन ना बचपन में हम लोग मोबाइल फोन्स पे सुनते थे, तो यहाँ से हमारे पास ना रेडियो वेव्स एमिट होती हैं। अब ये रेडियो वेव्स होती हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं कहती हूँ 102 मेगा हर्ट्ज है। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ इसकी 103 मेगाहर्ट्ज है, तो हर रेडियो स्टेशन से जो रेडियो वेव्स एमिट हो रही होती हैं उसकी जो वेव फ्रिक्वेंसी होती है वो डिफरेंट होती है। आप जब नोब घुमाते हो ना बच्चे, आपके पास ये जो एंटीना होता है ना, यहाँ से भी आप वेव्स को एमिट करवा रहे होते हैं, इनकी भी फ्रिक्वेंसी होती है। तो आप जब नोब घुमाते हो इनकी फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा कर रहे होते हैं। अगर फ्रिक्वेंसी आप कम करोगे तो वो स्टेशन के साथ मैच कर जाएगी और आपको वहाँ पे आवाज़ मैक्सिमम सुनाई देना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, एनर्जी मैक्सिमम होगी। अगर आप इसको घुमा के एनर्जी जो है इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा कर देते हो तो वो इसके साथ मैच कर जाएगी, जिस फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करेगी वहाँ पे आपको उसकी आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाएगी। तो वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। कहते हैं ट्यूनिंग ऑफ दी एनालॉग रेडियो सेट, कि आप रेडियो सेट को जो सेट कर रहे होते हो, मतलब बेसिकली आप किसी भी चैनल को सुनना चाह रहे होते हो, इस बेस्ड ऑन दी रेजोनेंस, आप रेजोनेंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हो। which we need to turn the knob of the radio to tune a radio station। ट्यून का मतलब होता है आपने सेट करना है, कोई स्टेशन सुनना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, उसके नोब जो बटन है उनको घुमा रहे होते हैं। ठीक है, एक्चुअली वी चेंज द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो हमारे पास ये जो सर्किट होता है, ये जो एंटीना होता है, यहाँ से जो वेव्स निकल रही होती है, हम लोग बेसिकली उसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज करवा रहे होते हैं। व्हेन टू फ्रिक्वेंसीज मैच ईच अदर, वो किसी भी स्टेशन की फ्रिक्वेंसी के साथ जब इसकी फ्रिक्वेंसी मैच कर जाएगी तो हमारे पास एनर्जी वहाँ पे मैक्सिमम होगी और हमें आवाज़ सुनाई वही सिर्फ और सिर्फ स्टेशन सुनाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास उसकी रीज़न हो सकती है या वर्किंग हो सकती है। जैसे यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि डिफरेंट हमारे पास ये, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कोई जो रेडियो स्टेशन है, तो यहाँ से ना वेव्स एमिट हो रही है। ठीक है, अब हमारे पास हमने यूज़ किया हुआ रेडियो सेट है, तो मैंने अगर इसको वेव को कंसीडर करना है तो मैं यहाँ पे अपनी जो फ्रिक्वेंसी है उसको चेंज करवाऊंगी। जिस पॉइंट पे फ्रिक्वेंसी इसकी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करेगी वहाँ पे मुझे वो सेट सुना, उसकी आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाएगी इस पर्टिकुलर चैनल की। ठीक है, लाइक यहाँ पे इस डायग्राम को मजीद क्लैरिटी के साथ दिखाया हुआ है कि ये डिफरेंट हमारे पास क्या लें रेडियो स्टेशंस हैं। यहाँ से हमारे पास रेडियो वेव्स निकल रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं। हर रेडियो स्टेशन की, जैसे ये 101 अगर रेडियो स्टेशन है, ये 102 है, ये कोई भी है, तो इन सब में से फ्रिक्वेंसी निकल रही होती है, वेव्स निकल रही होती हैं। आप क्या करते हैं, जब आप अपने रेडियो सेट के नोब को घुमाते हो ना, तो आप यहाँ से वेव्स निकाल रहे होते हो, मतलब यहाँ से वेव्स होती हैं मर्जर्ट हो रही होती हैं। जब इन वेव्स की फ्रिक्वेंसी किसी स्टेशन की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी, वहाँ पर एनर्जी अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी और हमें आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाएगी। अगर इसके साथ मैच कर जाएगी तो इसकी आवाज़ आएगी, इसके साथ मैच कर जाएगी तो इसकी आवाज़ आएगी। तो ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अगली एप्लीकेशन क्या है, ब्रिज वाइब्रेशन। कहते हैं जो पुल के ऊपर हमारे पास कोई भी पुल वगैरह बनाया जाता है, मुझे कोई भी चीज़ है जो मैटर से मिलकर बनी होती है, इसका मतलब है वो एटम से मिलकर बनी होती है। ठीक है, एटम्स जब भी हमारे पास होंगे ना, किसी भी स्टेट में हो, चाहे वो रेस्ट में ही हो, किसी भी सिचुएशन में हो, वो अपनी ही जगह पे थोड़ा बहुत वाइब्रेट ज़रूर कर रहे होते हैं। अगर वो अपनी जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो उसका मतलब उनकी फ्रिक्वेंसी होती है। तो कहते हैं हमारे पास जो ब्रिज की वाइब्रेशन होती है, उनके एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशंस होती हैं। ठीक है,
कहते हैं इसके ऊपर ब्रिजेस के ऊपर ना जो सोल्जर्स होते हैं उनको एडवाइस की जाती है, मतलब उनको बोला जाता है कि आपने जो अपने स्टेप्स है वो एक साथ नहीं उठाने हैं, अपने स्टेप्स को ब्रेक करना है जब आप ब्रिज को क्रॉस कर रहे हो। मतलब यूजुअली आपने आर्मी वालों को देखा होगा, हमारे पास ना वो लाइक कह लें जब वो चल रहे होते हैं ना तो वो अपने स्टेप्स को एक ही वक्त में उठाते हैं, तो सारे एक ही वक्त में उठाएंगे, सारे एक ही वक्त में नीचे रखेंगे, तो इसको हम लोग यूजुअली मार्च पास के फॉर्म में भी कहते हैं। तो कहते हैं लेकिन जब ये एक ही दफ़ा उठाएंगे सारे एक ही दफ़ा, तो सबकी फ्रिक्वेंसी जो होगी ना उनकी सेम होगी। और किसी पॉइंट पे अगर इनकी फ्रिक्वेंसी, ये जो ब्रिज है इसके एटम्स की फ्रिक्वेंसी के साथ, वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी, तो वहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होगी और ब्रिज के एटम्स का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो मे भी उसके साथ जो नीचे वाले के साथ बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए, क्योंकि जब वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऊपर जाएंगे तो वो ब्रेक हो सकता है। अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो ब्रिज भी हमारे पास टूटने के चांसेस है। तो कहते हैं फिर इसकी सिचुएशन क्या होती है, इसकी सिचुएशन ये कहा जाता है कि आपने एक साथ पाउंड नहीं उठाने, ताकि इनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो एटम्स की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच नहीं करेगी, तो उनकी एम्पलीट्यूड भी हाई नहीं होगा, ब्रिज भी ब्रेक नहीं होगा। तो उनसे कहा जाता है कि आपने अपने स्टेप्स को ब्रेक करना है, ठीक है, एक साथ पाउंड नहीं उठाने। इफ दी सोल्जर्स मार्च इन स्टेप्स, मतलब वो अगर एक ही दफ़ा उठाएंगे, देन इट इज़ पॉसिबल द फ्रिक्वेंसी ऑफ देयर फुट स्टेप, तो जिस फ्रिक्वेंसी के साथ वो अपने पाँव को ऊपर नीचे उठा रहे हैं, बिकम इक्वल टू द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द ब्रिज, तो वो एटम्स की जो फ्रिक्वेंसी है उसके साथ मैच कर जाएंगे, तो मे बी जो वाइब्रेशंस है उनकी वो इन्हेंस हो जाए, वो बढ़ जाए। ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे तो जो बॉन्ड है वो नीचे वाले एटम्स के साथ टूट सकते हैं और जो ब्रिज है वो हमारे पास खुद का क्लैप्स हो जाएगा। तो ये कुछ केसेस हुए भी हैं हमारे पास। तो आपने ब्रिज से गुजरते हुए कभी भी मार्च पास नहीं करना, आर्मी वालों को ये सजेस्ट किया जाता है। लास्ट हमारे पास एप्लीकेशन आती है एरोप्लेन विंग। जो एरोप्लेन का विंग है, जो पर वगैरह उसके बनाए जाते हैं, वो किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं, तो वो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है सबसे पहले कि हमारे पास ना जब कहते हैं वाई इक्विलिब्रियम द स्ट्रक्चर ऑफ एन एरोप्लेन हैज़ बीन डिजाइन विद इट्स टू विंग, के उसके दो विंग्स होते हैं, उनको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है। किस तरह से दीज विंग्स एक्सपीरियंस फोर्स, उसके ऊपर ना डिफरेंट फोर्सेज लग रही होती हैं। एक तो एरोडायनामिक्स फोर्सेस बेसिकली होते हैं, मुझे जो डायनामिक्स का होता है मोशन एयर पार्टिकल्स की मोशन की वजह से जो डिफरेंट फोर्सेज होंगी। इसके अलावा टर्बुलेंस फोर्सेज होती हैं और इंजन वाइब्रेशंस होती है। मतलब हमारे पास कहीं पे भी अगर एरोप्लेन हम कंसीडर करें, उसमें ना हमारे पास कहते हैं इसके दो विंग्स हम यूजुअली कंसीडर करते हैं, तो इसकी ना ऊपर डिफरेंट फोर्सेज लग रही होती हैं। जैसे इसकी वेट फोर्स नीचे है, अगर यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स हैं तो वो अगर वेट फोर्स नीचे है तो वो अपर डायरेक्शन इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो लिफ्ट फोर्स ऊपर की तरफ होगी। अगर ये आगे की तरफ जाना चाह रही है तो हमारे पास इसकी कह लें थ्रस्ट फोर्स होगी, लेकिन जो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसको पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे होंगे, तो वो उसकी ड्रैग फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगी। तो ये डिफरेंट फोर्सेज हैं, ये सारी एरोडायनामिक्स फोर्सेज में होंगी, मतलब जो बेसिकली इसके ऊपर एयर की वजह से होती है। टर्बुलेंस फोर्सेस क्या होती है बच्चे, हमारे पास इसके पैरों के ऊपर या पैरों के नीचे ना कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो कितनी स्पीड के साथ गुजर रहे हैं, कैसे गुजर रहे हैं, ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में सारा पढ़ा था, टर्बुलेंट फोर्स और स्ट्रीमलाइन फोर्स। कि अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेंडमली मूव कर रहे हैं, मतलब इस तरह से टर्बुलेंट फ्लो है, तो उसकी वजह से इसके ऊपर कुछ ना कुछ हमारे पास कह लें मोशन में चेंज आएगा। इसके अलावा इंजन है, तो जब इंजन मूव करता है तो ये जो हमारे पास एरोप्लेन है वो भी ऊपर नीचे थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा होता है, तो मोशन तो इनमें होती है, ठीक है। इनकी अगर मोशन है तो फ्रिक्वेंसी भी होगी। व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ दीज फोर्सेज मैचिंग विद द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द विंग्स, तो मतलब हमारे पास बच्चे विंग्स किस चीज़ से मिलकर बने हैं, वो भी तो हमारे पास एटम से मिलकर बने हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे एटम्स की भी कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होगी। जब ये सारी फोर्सेज होती है उनकी फ्रिक्वेंसी और इसके एटम्स की फ्रिक्वेंसी मैच कर जाए, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ डेंजर अकर कर सकता है। तो यहाँ पे इसलिए हम कहते हैं इसका स्पेसिफिक किस्म का जो है वो डिज़ाइन हम इसको करते हैं ये विंग्स को, ताकि ऐसा कुछ भी पॉसिबल ना हो। तो ये हमारे पास बच्चे कुछ ना कह लें कि लॉन्ग क्वेश्चन से जैसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे रेजोनेंस वाला, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, रेजोनेंस की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, और जैसे हमारे पास फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होती है उसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, ड्राइविंग फोर्स किसको बोलते हैं उसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, ठीक है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी जो हमारे पास एप्लीकेशंस है, कहाँ पे इसको डेली लाइफ में एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपने लिखना होता है ये वाला। और हमारे पास आगे इसकी एप्लीकेशन है, कोई एक एप्लीकेशन, जैसे दो एप्लीकेशन मोस्ट कॉमनली जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन में लिखी जाती है, राइट डाउन एनी टू एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, इन डेली लाइफ। तो ये आपने करना है, ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे ये बन जाएगा जिसमें ये सारी एप्लीकेशन आप लिखेंगे।
ये आपका कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी है, आपने रेजोनेंस बतानी है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। जैसे हम लोगों ने एडवांटेज में देखा कि खाना गर्म कर सकते हैं, और दूसरा हम लोगों ने ब्रिज में देखा कि रेजोनेंस अगर कर जाएगी मार्श वास की वजह से तो हमारे पास ब्रिज है वो ब्रेक हो सकता है। एरोप्लेन्स में हो सकता है तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके एप्लीकेशंस बेसिकली डिस्कस करनी है, ठीक है। तो ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर आ जाएगा। मजीद कुछ पूछना हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।